Bismillahirrahmanirrahim. Honorable doctors, group members of PHMA एजुकेशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज ग्रुप में टॉपिक हाइपरथायराइडिज्म का चल रहा है, जस्ट 8 से 10 मिनट मैंने सोचा इसकी थोड़ा बोर्ड पे मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं। मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर रहा हूं ताकि थोड़ा अच्छा क्लियर हो जाए। डॉक्टर साहबान, हाइपरथायराइडिज्म जैसे कि हमें पता है, हमारी बॉडी के अंदर बाकी सिस्टम्स के साथ एक सिस्टम पाया जाता है जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उन ग्लैंड्स के हार्मोन्स पर मुश्तमिल होता है। आवर बॉडी मेनली पोजेस 8 to 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिनके नाम हमें पता है: पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थैमस, उसके बाद आपका पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड्स, ओवरीज, टेस्टिकल्स। इन्हीं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में एक ग्लैंड है जिसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं, जो कि हमारी नेक में सिचुएटेड होता है। और इस ग्लैंड की शक्ल इंग्लिश के लफ्ज एच से मिलती है। एच, इस ग्लैंड की शक्ल या शेप इंग्लिश के लफ्ज एच से मिलती है। इसके दो लूब्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। ये थायराइड ग्लैंड्स मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स रिलीज करता है, लेकिन इससे पहले थायराइड ग्लैंड्स की एक्टिविटीज या थायराइड ग्लैंड्स का जो फंक्शन है थायराइड ग्लैंड्स का, वो हमारे मास्टर ग्लैंड से कंट्रोल हो रहा होता है। थायराइड ग्लैंड्स को कंट्रोल करने वाला एक मास्टर ग्लैंड है जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड डिफरेंट हार्मोन्स सेक्रीट करता है और मुख्तलिफ ग्लैंड्स को रेगुलेट कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, ऑपरेट कर रहा होता है। तो पिट्यूटरी जिस मैसेजेस के जरिए या जिस सिग्नल के जरिए थायराइड ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको कहते हैं TSH। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। पहली बात तो मैं ये वाजे कर दूं, क्योंकि इस ग्रुप में स्टूडेंट्स भी हैं, डॉक्टर्स तो यकीनन जानते हैं। जब हम किसी पेशेंट का थायराइड प्रोफाइल कराते हैं तो उसमें 3 हार्मोन्स हम चेक कर रहे होते हैं: TSH, T3 और T4। डॉक्टर साहबान, अक्सर ये एक गलतफहमी होती है कि शायद TSH भी थायराइड का हार्मोन है। तो TSH थायराइड ग्लैंड का हार्मोन नहीं है, बल्कि TSH पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स पिट्यूटरी रिलीज करता है और ये थायराइड को मैसेज देता है, थायराइड को मैसेज कन्वे करता है कि आपने कैसे काम करना है। यानी आप काम करें, ज्यादा काम करें, अब आपने अपने आप को एक्सेलरेट करना है, अब आपने अपने आप को स्लो करना है। तो ये जितने सिग्नल्स हैं या मैसेजेस हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स थायराइड को दे रहा होता है। अब इसकी एक तो नॉर्मल लिमिट होती है। यहाँ पर सबसे जो अहम चीज मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, अक्सर जब हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं तो 3 TSH के हवाले से TSH के हवाले से हमारे पास 3 किस्म के ऑप्शन आ रहे होते हैं कि या तो TSH बिल्कुल नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है, या ये रेज्ड होता है, या ये डिक्लाइन होता है, यानी हाइपो कम होता है। 3 चांस हो गए कि TSH या तो नॉर्मल होगा, या रेज्ड होगा, या कम होगा।
पहली चीज डॉक्टर साहबान हमने ध्यान में ये रखनी है कि TSH वैल्यू या TSH लेवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थायराइड फंक्शन। यानी मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर TSH का लेवल ज्यादा आ रहा है, TSH की वैल्यूज नॉर्मल से ज्यादा आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि थायराइड अपने लेवल से कम काम कर रहा है। TSH की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि थायराइड का लेवल अपने से क्या जा रहा है, कम जा रहा है, जिसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म, अपने लेवल से कम काम करना। इसके बरक्स अगर TSH का लेवल कम है, TSH का लेवल कम है, तो इसका मतलब है कि थायराइड ऑलरेडी ज्यादा काम कर रहा है। यानी मेरा समझाने का मकसद यह है कि हमने ज़हन में ये बात रखनी है कि थायराइड का लेवल, TSH का लेवल इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्ट है किसके, थायराइड के। तो आज का जो टॉपिक है वो हाइपरथायराइडिज्म है। हाइपर मींस एक्सेस, अपर थायराइड, थायराइड ग्लैंड से थायराइडिज्म यानी ओवर एक्टिविटी ऑफ द थायराइड। ओवर एक्टिविटी ऑफ द थायराइड इज कॉल्ड हाइपरथायराइडिज्म एंड अंडर एक्टिविटी ऑफ द थायराइड इज कॉल्ड हाइपोथायराइडिज्म। तो आज का जो टॉपिक है वो ओवर एक्टिविटी के साथ है। ओवर, तो जब भी थायराइड ओवर एक्टिविटी में जाएगा, जो लैब रिपोर्ट हमारे पास आएगी, जो लैब की रिपोर्ट आएगी, वो हमारे पास TSH का लेवल कम आएगा। TSH का लेवल नॉर्मल से क्या आएगा, डाउन आएगा। एक तो मुझे बात समझ आ गई कि TSH का लेवल जो है वो उल्ट होता है किसके, थायराइडिज्म के। अगर TSH लेवल हाई है तो हाइपोथायराइडिज्म, अगर लो है तो हाइपरथायराइडिज्म। आज के टॉपिक जो कि हाइपरथायराइडिज्म है, इसका मतलब है कि अगर हम इसकी लैब इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, लैब टेस्ट देखेंगे, तो वहां हमें TSH क्या मिलेगा, कम मिलेगा, नॉर्मल से बिलो मिलेगा। अब दूसरा जहां पर एक डायग्नोसिस में एज्यूम होता है कि चूंकि थायराइड अपने लेवल से ओवर काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, तो TSH तो लो होगा, लैब रिपोर्ट्स में TSH तो लो होगा, लेकिन T3 और T4 रेज्ड होंगे। आइडियल जो सिचुएशन होती है, इसमें एक्सेप्शंस भी आ जाती हैं क्योंकि देयर आर सो मेनी डिफरेंशियल डायग्नोसिस। हो सकता है कि थायराइड का इशू ना हो, पिट्यूटरी का इशू हो, वो एक अलग मैटर है। तो लेकिन जो आइडियल सिचुएशन होती है वो ये होती है कि जब TSH का लेवल कम हो और हम एज्यूम करते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म है, तो T3 और T4 का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अच्छा, T3 और T4 के पूरे नाम भी हमें आते हैं, फिर भी मैं अगर कोई हमारे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं तो उनके लिए मैं लिख देता हूँ। ट्राई ट्राई आयोडो थायरोनिन, T3, 3 में क्योंकि ट्राई होता है, तीन तीन आयोडोथायरोनिन होते हैं, और T4 में 4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन, इसी को थायरेक्सिन भी कहते हैं, थायरेक्सिन। तो T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन। तो T3 में 3 आयोडोथायरोनिन होंगे और T4 में 4 आयोडोथायरोनिन होते हैं। TSH तो बताते खुद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का है। अब इसके बाद मैं जो कोशिश करूंगा कि मैं 10-12 मिनट में इसको वाइंड अप कर दूं। इसके बाद जब थायराइड ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो बॉडी का, चूंकि ये हर सेल्स मेटाबॉलिज्म में अपना किरदार अदा करता है, हर सेल को ये सप्लाई होता है। अच्छा, बाकी हमारे हार्मोन्स कुछ सिलेक्टिव किस्म के हैं, मसलन FSH नाम सुना होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, तो वो जस्ट ओवरीज और टेस्टिकल्स उसको रिसीव करते हैं। FSH को जस्ट फॉलिकल्स और जस्ट ओवरीज और टेस्टिकल्स जो है वो रिसीव करेंगे, इसलिए LH जो है वो भी टेस्टिकल्स और ओवरीज पर असरअंदाज होता है। बाकी जो पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, ACTH वगैरह, उनको एड्रीनल ग्लैंड्स जो है वो सेक्रेट करता है। ये जो थायराइड के हार्मोन्स हैं, T3 और T4, T3 और T4, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हैं, और इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल ज्यादातर लैब इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर्स की करा रहे होते हैं कि ये ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, बॉडी का हर सेल इनके लिए रिसेप्टर रखता है।
इनके लिए रिसेप्टर रखता है और ये हर सेल पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। यही वजह है कि जब इसका लेवल डिस्टर्ब होता है, यानी कम या ज्यादा, तो पूरी बॉडी पर असरअंदाज होते हैं, पूरी बॉडी के अंदर पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस पैदा कर देते हैं, पूरी बॉडी के अंदर एक पैथोलॉजिकल सिचुएशन पैदा हो जाती है। उस पैथोलॉजिकल सिचुएशन के नतीजे में हमारे पास जो साइन एंड सिम्टम आते हैं, साइन एंड सिम्टम, वो मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहला वेट लॉस, दूसरा इंक्रीज्ड इन एपेटाइट, इंक्रीज्ड एपेटाइट यानी भूख का बढ़ जाना, इंक्रीज्ड एपेटाइट, टैकीकार्डिया, धड़कन का तेज हो जाना, हार्ट बीट विल बी ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट, बीपीएम, 100 बीपीएम से भी इंक्रीज कर जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। जब हार्ट रेट बढ़ता है तो मरीज को घबराहट शुरू हो जाती है, एप्रीहेंशन, क्योंकि T3 में हाइपरथायराइडिज्म में मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, तो बॉडी के अंदर एक्सेसिव हीट प्रोडक्शन, मरीज को अपना जिस्म बहुत गर्म महसूस होता है, हीट प्रोडक्शन, ट्रेमर्स, यानी उसके हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते हैं, स्वेटिंग, मरीज को बहुत ज्यादा पसीना आ सकता है, स्वेटिंग। तो ये इसकी चीदा चीदा 5-7 जो है वो। हाँ, एक फीमेल में चेंज इन द मेंस्ट्रुअल पैटर्न, उनके मेंस्ट्रुअल पैटर्न में तब्दीलियां आ जाती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में तब्दीलियां आ जाती हैं, चेंजेस इन मेंस्ट्रुअल पैटर्न इन द फीमेल्स। ये इसके चीदा चीदा साइन एंड सिम्टम है। अब हाइपरथायराइडिज्म को हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस इसकी थायराइड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल जिसमें TSH, T3, T4 हम करते हैं। फिर इसके मजीद जो है ना, इसके स्ट्रक्चरल चेंजेस को देखने के लिए हम इसका USG करा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। एक थायराइड स्कैन होता है जो न्यूक्लियर मेडिसिन की हॉस्पिटल, जैसे हमारे इस्लामाबाद में नूरी हॉस्पिटल है, न्यूक्लियर ऑन्कोलॉजी रेडियोथेरेपी इंस्टीट्यूट, तो थायराइड स्कैन हम करा सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ इसकी टेस्ट होते हैं, लैब टेस्ट होते हैं, जिससे हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है। एज फार एज मेडिकेशन इज कंसर्न, एलोपैथिक, तो इसमें अगर वो गाइटर बना हुआ है तो वो सर्जरी को एडवाइस करते हैं। उसके अलावा उनके अपने जो है वो मेडिसिन अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक देते हैं। होम्योपैथिक क्योंकि एक होलिस्टिक अप्रोच है, यहाँ पर सबसे पहले हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए इंडिविजुअलिटी ऑफ द पेशेंट्स, और पेशेंट्स के कॉन्स्टिट्यूशन, मियाजमेटिक बैकग्राउंड, तमाम चीज़ों को जेन में रखते हुए हम मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। ताहम हमारे होम्योपैथिक में जो हेलोजिन ग्रुप्स की मेडिसिन है, हेलोजिन ग्रुप, हेलोजिन ग्रुप्स की, मसलन आयोडम है, ब्रोमियम है, ये हेलोजन से बनती है। जो केमिस्ट्री में आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये जो 5 एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स, इनको हम हेलोजन फैमिली कहते हैं। तो एक तो ये याद रखना है कि ये हेलोजन ग्रुप्स की मेडिसिन इसमें काम करती हैं। दूसरा, इंडिविजुअलिटी की बुनियाद पर अगर अगर तो पेशेंट को भूख सही लग रही है, अच्छी एपेटाइट होने के बावजूद उसका वजन गिरे, जो कि हाइपरथायराइडिज्म में होता है, एपेटाइट बेहतर होने के बावजूद उसका वेट लॉस हो, तो हम यहाँ पर नेट्रम म्योर को अप्लाई करा सकते हैं, नेट्रम म्योर को। इसी तरीके से लैकेसिस, लैकेसिस में चूंकि ये है कि ये लैकेसिस डिकम्पोज द ब्लड, तो अगर बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन बढ़ जाए, हीट प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो हम उसमें लैकेसिस को इस्तेमाल करेंगे। कोनियम जो कि बेसिक ग्लैंड्स की रेमेडी है। फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस को हम कंस्टिट्यूशन बेस दे सकते हैं। टॉल एंड थिन पेशेंट, टॉल एंड थिन पेशेंट, बहरहाल मेडिकेशन तो खैर हमें फिर भी देर आर वास्ट स्कोप, बहुत ज़्यादा मेडिसिन हैं। हम उसकी केस की पूरी केस टेकिंग और टोटलिटी के बाद हम प्रिस्क्राइब करेंगे।
इस मुख्तसर टाइम में मैंने कोशिश की है कि मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ करूं, और अब इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इस एजुकेशन ग्रुप में जो हमारे काशिफ साहब का लगाया हुआ पौधा है माशाल्लाह, इस ग्रुप में जो भी मेडिसिन या टॉपिक होगा तो जो जो टाइम मिलेगा तो उसको मैं 10 मिनट जो है वो बोर्ड पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ताकि थोड़ा सा जो हमारे डॉक्टर्स या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आसानी हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।